भारत और अमेरिका ट्रेड वॉर से तो बाहर निकल चुके हैं, लेकिन ईरान वॉर से जो इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ा है, जिस तरह के आर्थिक संकट पैदा हुए हैं, जब डॉक्टर जयशंकर और रूबियो आमने सामने बैठे तो ये मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में रहा। अमेरिका ने भरोसा दिया कि भारत की ऊर्जा को सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका आगे भी कदम आगे बढ़ाएगा, लेकिन भारत की चिंता जो हार्मोज से जुड़ी है वो जब तक समाप्त नहीं होती तब तक जाहिर है कि ऊर्जा संकट से उबर पाना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वो अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। बड़े सजा के साथ मधुरेंद्र कुमार, दिल्ली। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त है, लेकिन बीजेपी ने अपने संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया है। अपने पुराने फॉर्मूले बूथ जीतो चुनाव जीतो के तहत इस बार नौजवानों की टोली बीजेपी ने बनानी शुरू कर दी है। एक बूथ 10 यूथ अभियान बीजेपी ने शुरू कर दिया है। इसके तहत सभी बूथों पर 10 नौजवानों की टोली तैयार की जाएगी, जिसमें 3 महिला रखी जाएंगी, यानी 7 पुरुष नौजवान होंगे और 3 महिलाएं होंगी। और पीएम के मन की बात कार्यक्रम के बाद इनकी बैठक हर महीने होगी, जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग रखी जाएगी और केंद्रीय नेतृत्व को पूरी जानकारी दी जाएगी। युवाओं के काम को भी तय कर दिया गया है कि मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर वो नौजवानों तक जाएं, उनसे संपर्क साधें और अधिक से अधिक लोग वोटिंग के दिन मतदान केंद्रों तक पहुंचे, इसको वो सुनिश्चित करें। सहयोगी जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। संघ प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों लखनऊ के दौरे पे हैं। वैसे बताया यही जा रहा है कि निराला नगर में जो वर्ग चल रहा है उसको लेकर के ये दौरा है, और उसमें न सिर्फ जो प्रशिक्षण चल रहा है उसको देखेंगे, बल्कि जो वहाँ पर अब तक समीक्षा होती है आमतौर पर आने पे, उसकी भी गुंजाइश बताई जा रही है। संघ प्रमुख के लखनऊ होने के कारण ये भी माना जा रहा है कि संभवतः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी मुलाकात भी हो सकती है। जिस समय संघ प्रमुख यहाँ राजधानी लखनऊ में हैं, 2027 के चुनाव को भी लेकर के बहुत सारी तब्दीलियां सरकार में भी हुई, नया मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, कुछ नए चेहरे शामिल हुए और एक संगठन की नई टीम भी बनाई जानी है। इन सब को लेकर के ये माना जा रहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ संगठन के साथ साथ सरकार के भी कुछ मंत्री और कुछ बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी भी मुलाकात कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। बांके बिहारी मंदिर का मामला अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होती हुई नजर आनी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में जब इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी शुरू हुई तब तमाम सवाल खड़े होते हुए नजर आने शुरू हुए, जिसमें साफ तौर पे मंदिर में पूजा पाठ और रस्मों जो लगातार सालों से चलती आ रही हैं उनके बदलाव को लेकर जो याचिका थी उस पर सुनवाई हुई। मंदिर से जुड़े लोग और श्रद्धालु ये कह रहे हैं कि भगवान को जागने का समय, पूजा का समय और बाकी धार्मिक काम जैसे पहले से होते थे वैसे ही होने चाहिए। उनका कहना है कि भीड़ संभालने या व्यवस्था ठीक करने के नाम पर मंदिर की जो परंपराएं हैं उनको बदलना ठीक नहीं है। कोर्ट में यही बात साफ तौर पर आज उठती हुई नजर आनी शुरू हुई। गर्मियों के होने की वजह से खास अगर बात की जाती है, अनुष्ठानों पर ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं और मंदिर में बहुत तेज़ लाइटें लग रही हैं, जिसको लेकर श्रद्धालु काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। और यही समस्या लगातार अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आज जब चर्चा का विषय बनती हुई नजर आई तब तमाम इस पर सवाल खड़े होते हुए नजर आने शुरू हो गए। हालांकि कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि भगवान को जगाने की ज़रूरत नहीं है। जो लगातार पहले पुरानी अगर परंपराओं की बात की जाए, पूजा पाठ की रस्मों की बात की जाए, जैसे चलती आती थी ऐसे ही चलती रहेंगी। हालांकि अब जब आगामी तारीख पर इस पूरे मामले की सुनवाई होती हुई नजर आएगी तो स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार जो साक्ष्य कोर्ट के अंदर में वकील ने उपस्थित किए हैं और तमाम जो बिंदु हैं जिन पर आज चर्चा हुई है उन बिंदुओं पर आगे फिर एक विस्तृत चर्चा होती हुई नजर आएगी और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या आदेश देता है ये आने वाले समय में देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ सैयद वसली, न्यूज स्टेट, दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट में आज उन्नाव रेप के इस मामले में सुनवाई होती हुई नजर आई, जहां पर पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की अपील पर बहस हुई, जिसमें कुलदीप सेंगर के पक्ष के वकीलों ने तमाम तरह के लगाई गई धाराएं और पीड़ित के जो बयान हैं उन पर सवाल उठाए। साफ तौर पर जब कुलदीप सेंगर के पक्ष वकील ने साफ तौर पे अपने सवाल रखना शुरू किए तब अदालत का रुख साफ तौर पे
उस फैसले की तरफ निर्णायक होता हुआ नजर आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे इस मामले को दोबारा सुनने के लिए निर्देश दिए हुए हैं। वहीं अगर इस मामले की बात की जाती है तो आगामी जो तारीख है उस पर इस पूरे मामले में विचार होता हुआ नजर आना शुरू होगा कि क्या फैसला कुलदीप सेंगर के पक्ष में या विपक्ष में आ सकता है। वहीं अगर बात की जाए पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की, तो कुलदीप सेंगर फिलहाल उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। ऐसे में इसी अपील जो कुलदीप सेंगर के द्वारा जारी की गई थी, दी गई थी, उसी पर जब बहस होनी शुरू हुई तब एक एक तथ्य, एक एक साक्ष्य, एक एक बिंदु पर कुलदीप सेंगर के पक्ष के वकील ने पूरी तरह से बहस की। हालांकि पीड़िता के बयानों की अगर बात की जाती है तो पीड़िता के जो बयान हैं उन पर भी काफ़ी विचार किया गया और वो बात इसी अंदाज में रखी गई जिस हिसाब से पीड़िता के बयान कोर्ट में दर्ज किए गए हैं। हालांकि कानूनी धाराओं के बारे में भी एक विस्तृत चर्चा इस बहस के अंदर देखने को मिली। बस सवाल और जवाबों के बीच में अदालत का जो अब रुख है वो आने वाली तारीख पर जो फैसला आएगा उस पर टिका हुआ है और सभी की निगाहें उस फैसले के ऊपर टिकी हुई हैं कि आखिरकार कुलदीप सेंगर के खिलाफ फैसला आता है या कुलदीप सेंगर के पक्ष में फैसला आता हुआ नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुदीक साथ से सैयद वसली, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। 12 मई को हुई ट्विशा मौत मामले में अब सीबीआई सामने आई है, यानी कि अब पूरा केस जो है सीबीआई देखेगी। वहीं यदि हम बात कहें तो 12 मई का जिक्र जो है समर्थ ने एसआईटी को किया है, यानी कि समर्थ ने दावा किया है कि 12 मई को ट्विशा ने उसके साथ खाना खाया, उसके बाद पार्क में घूमा, उसके बाद जो है उसने अपनी माँ से बात की। माँ से बात करने के बाद जब गिरीबाला समर्थ के पास पहुँची तब गिरीबाला ने कहा समर्थ जो है ट्विशा की मां का फ़ोन आया है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही। जब समर्थ ने छत पे जाके देखा तो ट्विशा उसे फंदे पे लटकी हुई मिली थी। हालांकि अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने सबसे पहली हुई रिपोर्ट, यानी कि जो रिपोर्ट कटारा हिल्स थाने ने करी थी, सबसे पहले उस रिपोर्ट को देखा। उसके बाद एसआईटी टीम ने इस पूरी प्रक्रिया में कैसे काम किया उसको देखा। अब जो है हो सकता है सीबीआई जो है समर्थ को अपनी गिरफ्त में ले। हालांकि गिरीबाला के घर पहुंचकर आधे घंटे जो है उसने जांच की है और पूरी जांच की जो है रिकॉर्डिंग की है। तमाम अधिकारी अब सीबीआई के भोपाल पहुंचे और इस केस को लेकर जांच कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय श्रवण के साथ अंकित श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जौनपुर के चर्चित दूल्हा आजाद बिंद की हत्या के आरोपी रवि यादव के एनकाउंटर के बाद मंगलवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से जात पात का मुद्दा उठाया। अखिलेश यादव का कहना है कि योगी सरकार चुन चुन के पीडीए के लोगों का इनकाउंटर कर रही है। अखिलेश यादव का यह भी दावा है कि उनकी रिसर्च टीम ने विश्लेषण किया है और पाया है कि इस तरीके से जाति धर्म के आधार पर योगी सरकार इनकाउंटर कर रही है। यानी कि चुनाव से पहले एक बार फिर से अखिलेश यादव जात और धर्म का कार्ड खेलने में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव ने यह भी बताया कि उनकी रिसर्च टीम ने यह रिसर्च किया है कि किस तरीके से योगी सरकार में सबसे अधिक मुसलमानों का इनकाउंटर हुआ और उसके बाद ब्राह्मण का इनकाउंटर हुआ जिनकी संख्या 15% है और इसके बाद यादव का इनकाउंटर हुआ है। अखिलेश यादव की रिसर्च टीम लगातार इस रिसर्च में लगी हुई है। उनका यह भी कहना है कि योगी राज में जाति धर्म का विश्लेषण करके इनकाउंटर किया जा रहा है और इसके साथ ही उस रिसर्च टीम का ये भी दावा है कि जो भी आंकड़े इनकाउंटर के वो लेकर सामने आए हैं वो सूचनाओं के आधार पर और पुलिस के पास जो रिकॉर्ड है उसके आधार पर सामने लाए गए हैं। यूपी की सियासत में पोस्टर वॉर रुक नहीं रहा है, बल्कि यूं कहा जाए कि चुनावी साल 2027 के विधानसभा चुनाव की झलकें अब पोस्टर वॉर पे दिख रही हैं। ताजा मामला बदायूं कांड का है, जब 2 लड़कियों के साथ रेप किया जाता है और उनका मर्डर कर दिया जाता है। उस समय सरकार अखिलेश यादव की थी। यही पोस्टर अब लखनऊ समेत कई बड़े शहरों में लगाए गए हैं। खास बात ये थी कि बदायूं कांड के सारे आरोपी यादव बिरादरी के थे और जो लड़की थी वो शाक्त बिरादरी की थी।
कहीं ना कहीं इस पोस्टर वार में ये साफ दिखाने और दिखाई देने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से अगर कोई पीडीए की बात करता है तो वो कांड कैसे हुआ था और उस वक्त क्या हालात थे या कानून व्यवस्था किस तरीके की बनी हुई थी। दूसरी तरफ एक 2027 के चुनाव को लेकर के देखें तो किस तरीके से पुराने कानून व्यवस्था को लेकर के और आज की बदली हुई कानून व्यवस्था को लेकर के एक तुलना भी उसमें देखी जा सकती है। पोस्टरवार विषय कोई एक चुना जा रहा है लेकिन प्रहार कई कोण में हो रहा है और जैसे जैसे चुनाव आगे आते जाएंगे या यूं कहा जाए कि 2027 को चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा ये साफ नजर आ रहा है कि न सिर्फ बयानों में लड़ाई होगी, बयानों के जवाब होंगे, आरोप प्रत्यारोप होंगे, बल्कि सियासी पोस्टरवार की और भी कई तस्वीरें हम आने वाले समय में देख सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। लखनऊ के मलिहाबाद के किला और मस्जिद जो स्थल है उस पे पुलिस ने फ़िलहाल रोक लगा दी है और किसी भी धार्मिक कार्यक्रम को यहाँ पर अभी फ़िलहाल नहीं किया जा सकता। आने वाले बकरीद के वक्त में जो मुस्लिम समुदाय का यहाँ पर नमाज अदा करने का कार्यक्रम था उसको भी पुलिस ने रद्द करवा दिया है। गौरतलब है कि ये जो ऐतिहासिक किला है उसको पासी समाज कह रहा है कि ये महाराजा कंसा का किला है जो कि हमारे पासी समुदाय के एक बहुत बड़े योद्धा थे और चूँकि पीछे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है और वहाँ पर वो पूजा और अर्चना करने की जिद पकड़े हुए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से यहाँ पर आवाजाही पर रोक लगा दी है और साथ ही जनमानस को बोला है कि अफवाहों पर ध्यान ना दे और भारी पुलिस प्रशासन की यहाँ पर तैनाती भी कर दी गई है। जो किला बनाया है राजा पासी कंस जी महाराज का, यह जगह हिंदुओं की है, इसमें भगवान शिव जी का मंदिर है और जब से खामनी मरा है तब से मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं, जिसको लेकर आज हमने यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ी है। नमाज को तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया जाए। अगर नमाज अगली बार हुई यहाँ पे तो ये समझ लेना यहाँ पे रोज लगातार हनुमान चालीसा का पाठ होगा और जब तक यहाँ जांच पूरी ना हो जाए तब तक नमाज बिल्कुल भी यहाँ पढ़ने ना दी जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ रणवीर सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर पैरोल मिल गई है। इस बार उनको 30 दिनों के लिए जेल से पैरोल मिली है। सुबह करीब 6:30 बजे गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आया और उनका सीधा काफिला सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा गया, जहां पर उनके अनुयायियों ने उनका स्वागत किया। इसी साल यह दूसरी बार है जब डेरा मुखी को पैरोल मिली है और जनवरी महीने में उनको 40 दिन की पैरोल मिली थी। वर्ष 2017 से जेल में बंद गुरमीत राम रहीम 16 बार पैरोल पर जेल से बाहर आ चुका है। हालांकि उनको हर बार पैरोल मिलने पर बड़ा विवाद होता है और ख़ास तौर पर राजनीतिक गलियारों में काफ़ी हलचल देखी जाती है। चंडीगढ़ के बुड़ैल इलाके में जबरदस्त ब्लास्ट होने का मामला सामने आया है। बता दें कि गुरुद्वारा साहिब के पास एक घर में ये भयानक ब्लास्ट हुआ है। 3 के करीब घर में पड़े जो सिलेंडर थे उनका ब्लास्ट हुआ है, जिसके चलते जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ आसपास में अफरा तफरी मच गई और इन ब्लास्ट के साथ घर के शीशे टूट चुके हैं और आसपास के जो घर हैं उनकी कई दीवारें जो हैं उनमें दरारें आ चुकी हैं। हालांकि इस ब्लास्ट के बाद 4 लोग जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जिनमें एक व्यक्ति की मौत होने का मामला सामने आया है। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस की तरफ से जांच शुरू कर दी गई है कि आखिर कारण क्या था, क्यों इस तरीके के साथ ये बड़ा ब्लास्ट हुआ है। और शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि उस घर में और भी गैस सिलेंडर पड़े हुए थे, लेकिन एक के बाद 3 ब्लास्ट हुए, जिसके चलते पूरे इलाके में बड़े स्तर पर दहशत का माहौल पैदा हो गया। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल शर्मा के साथ पंकज मल्ली, न्यूज स्टेट, यूपी, उत्तराखंड।
जम्मू कश्मीर में फिर एक बार एनआई की तरफ से जो है बड़ी कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। अगर हम श्रीनगर की बात करेंगे तो श्रीनगर में लाल बाजार इलाके में एनआई की तरफ से जो है बड़ी कार्रवाई की गई है। अगर हम दक्षिणी कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट शोपियान की बात करेंगे तो 2 जगहों पे एनआई की तरफ से जो है बड़ी कार्रवाई की जा रही है। कुल मिला के अगर देखा जाएगा कि जम्मू कश्मीर में 3 जगहों पे छापेमारी कार्रवाई जो है एनआई की तरफ से की जा रही है। अगर हम देखा जाएगा कि जिस तरीके से जमात इस्लामिया को 5 सालों तक बैन किया गया है, लेकिन एनआई जो है उन जगहों पे अब छापेमारी कार्रवाई जो है की जा रहा है जो जमात इस्लामिया के साथ जुड़े हुए थे या जो जमात इस्लामिया स्कूल यहाँ पे चला रहे थे, जो टीचर है उनके घरों में ये छापेमारी कार्रवाई जो है की जा रही है। लेकिन यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि जिन जगहों पे छापेमारी कार्रवाई की जा रही है उनके घरों में, उनके जगहों पे जो है अलग अलग गैजेट्स और डॉक्यूमेंट्स को सीज किया गया है। कुल मिला के अगर देखा जाएगा कि जिन जगहों पे ये एनआई की तरफ से छापेमारी कार्रवाई की जा रही है वहां पे साफ नजर आ रहा है कि जो टेरर फंडिंग है वो वहां से हो रही है। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर एनआई भी 2024 से लेकर आज तक बाज़ाब्ता तौर पर इसमें लगी हुई है। बाज़ाब्ता तौर पर अलग अलग जगहों पे जो है छापेमारी कार्रवाई जो है वो यहाँ पे की जा रही है। उनके साथ सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस और खुद एनआई की टीम वहां पे मौजूद थे। खालिद डार, न्यूज़ स्टेट। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर उन्नाव के औरा थाना क्षेत्र के किलोमीटर संख्या 262 पर आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे एक दर्दनाक हादसा होता है। दिल्ली से गोरखपुर जा रही डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर को तोड़ते हुए एक्सप्रेसवे की दूसरी लेन पर जाकर पलट जाती है। हादसे के दौरान बस में तकरीबन 45 यात्री सवार होते हैं। हादसे के बाद जो यात्री हैं उनमें चीख पुकार मच जाती है। घटना की सूचना पर औरास पुलिस के अलावा यूपीडा की टीम मौके पर पहुंचती है और घायलों का रेस्क्यू शुरू करती है। इस दौरान क्योंकि ये हादसा था काफी बड़ा था, स्थानीय लोग भी मदद करते हैं जिसमें तकरीबन 27 यात्री गंभीर रूप से घायल होते हैं। इनमें से 21 को केजीएमयू लखनऊ के ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया है। वहीं 6 लोगों ने हादसे में मौके पर ही दम तोड़ दिया है, जिनको पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है और जो मृतक हैं उनकी शिनाख्त कर उनके परिजनों को जानकारी दे दी गई। फिलहाल घटना के बाद डीएम घनश्याम मीणा व एसएसपी जेपी सिंह मौके पर पहुंचते हैं और पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हैं। फिलहाल पुलिस की प्राथमिक जांच में निकलकर सामने आ रहा है कि जो बस चालक था उसको कहीं न कहीं झपकी आने से ये हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और जो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को लेकर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा है जो मृतक के परिजन हैं उनके साथ सरकार खड़ी है और उनके मुआवजे की भी मदद की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम में सीएम के अलावा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक एक्स पर अपनी बात लिखकर जो मृतक हैं उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। वहीं इस पूरे मामले में एक जो खास बात निकलकर सामने आई है, इसमें जो 6 मृतक हैं उनमें से एक बिहार पुलिस के दरोगा भी हैं। जो एक कैदी जो छत्रपाल है जो हरियाणा प्रांत का था, उसे एक गवाही के लेकर हरियाणा जा रहे थे और इस दर्दनाक हादसे में दरोगा समेत उस कैदी की भी मौत हो गई है। राहुल शुक्ला, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उन्नाव। फतेहपुर में भीषण गर्मी के दौरान एक बार फिर आग का तांडव देखने को मिला है, जहां लाल लपटों के तांडव में कई करोड़ों का नुकसान हो गया। आपको बता दें कि मलवा थाना क्षेत्र के बरौरा मोड़ स्थित यार्ड बना था, जिस यार्ड में सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां खड़ी थी। बता दें कि यह यार्ड जो फाइनेंस कंपनियां जब्त करती वाहन, उस यार्ड में गाड़ियों खड़ी किया गया था और अचानक वहां आग लग जाती है, जिसमें ट्रक डंपर समेत करीब 11 गाड़ियां यहां पर जलकर खाक हो गई। हालांकि फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और जो बड़ा नुकसान होने वाला था उससे इसे बचा लिया गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पर पहुंचती हैं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लेती हैं। हालांकि पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह मामला सामने आया है कि पास के खेत में एलटी लाइन गुजरी है और उसी से खेत में आग लगी है। उसके बाद धीरे धीरे आग बढ़ते हुए यार्ड तक पहुंच गई, जिसके बाद यार्ड में जो भीषण आग का तांडव देखा गया और धुएं का गुब्बार भी देखा गया। जो वहां पर मौजूद कर्मी थे उनमें भी हड़कंप मच गया और जो मौजूद कर्मी है वहां से भागकर किस तरीके अपनी जान बचाई है। फिलहाल आग को काबू पा लिया गया है, लेकिन नुकसान कई करोड़ का बताया जा रहा है। आज 1:32 पर फायर स्टेशन सदर पर सोरा क्षेत्र में ओपन यार्ड में जो वाहन खड़े थे उनमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल जो है 2 फायर टेंडर बड़े फायर स्टेशन सदर से और एक बिंदगी से, साथ ही साथ 2 बड़ी गाड़ी हमने महोबा और जो है कानपुर को भी बुला लिया था और उसमें जाकर देखा, फायर फाइटिंग शुरू कराई। लगभग 135 वाहन, जिसमें 3 व्हीलर ये सीएनजी से ऑटो जो ऑपरेट होते हैं वो, 4 व्हीलर, पोकलैंड, ट्रैक्टर और बड़े ट्रक जो 16-18 उसके
टायरों के होते हैं। तो इस तरह के वाहन विभिन्न प्रकार के थे, उनमें 10, 11, 12 वाहन जो है जल गए और 115 वाहन हमने जो है सुरक्षित बचा लिए। जो सीएनजी वगैरह भरे हुए जो ऑपरेट होते हैं सिलेंडर से, वहाँ तक आग जाती तो नुकसान थोड़ा ज़्यादा हो सकता था, बट उसको एहतियातन हमने सेग्रीगेट करा, साथ साथ फायर फाइटिंग कराते हुए उनको कूलिंग भी कराई और कोल्ड स्टोरेज से भी हमको लगातार जो है पानी 2 लाइन वहाँ से मिली। लगभग 5 लाइन हमारी लगातार 2 घंटे काम की और आग पर जो है पूरी टीम ने तत्परता से कार्य करते हुए पेट्रोल पंप सुरक्षित बचा, किसी को कोई इंजरी नहीं है। फतेहपुर से न्यूज स्टेट के लिए परमानंद पांडे। गुजरात के सूरत से बकरी ईद से पहले नकली नोट के जरिए बकरी खरीदने वाली गैंग का भांडाफोड़ किया गया है। हालांकि सचिन जीआईडीसी पुलिस स्टेशन ने 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। जो भंवर लाल है, राजस्थान से बकरे बेचने आए थे, जिनके पास से 2 बकरे 50,000 में खरीदे थे। हालांकि 100 में से 97 जो नोट है वो जाली थे, जिसके बाद उन्हें सचिन जीआईडीसी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के कुछ ही घंटों बाद 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। उनके पास से 1,61,000 की 500 की दर की 322 नोट है वो जब्त कर ली गई। उनके पास से 2 बकरे और बुलेट भी जब्त कर लिया गया। तो अपना जो फरियादी है भंवरलाल जयदेव भागरिया, वो यहाँ पर राजस्थान से सचिन पलसाना टी पॉइंट पे बकरी मंडी भरी हुई थी, वहाँ पर उसकी खुद की बकरियाँ लेके आगामी ईद के त्यौहार के अनुसंधान में यहाँ पर बेचने आया था। उसके बाद 3 लोग आते हैं अननोन लोग, और एक बकरी का 25,000 में सौदा करते हैं। ऐसे 2 बकरियाँ टोटल 50,000 में वो खरीदते हैं। 50,000 चेक कर दूसरे दिन फरियादी ने चेक किया कि ये 50,000 जो दिए गए उसको, उसमें कुछ नोट्स एक ही सीरीज नंबर की पाई गई। बाकी 3 नोट उसको असली जैसी लगी, बाकी 97 नोट्स डुप्लीकेट लगी। तो उसने 18 तारीख को सचिन पुलिस स्टेशन का संपर्क किया। जैसे ही सचिन पुलिस स्टेशन संपर्क करने पर सचिन पुलिस तुरंत हरकत में आई और आजू बाजू के जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाले गए। उसमें ये लोग जो रिक्शा में आए थे, जो मोटरसाइकिल लेके आए थे, उनको आइडेंटिफाई किया गया और उसके बेस पे 3 लोगों को पहले पकड़ा गया। उनका जो सिलाई की जो फैक्ट्री है वहाँ से भी कुछ डुप्लीकेट नोट रिकवर की गई और घर से भी डुप्लीकेट नोट रिकवर की गई। ऐसे कुल मिला के टोटल 500 के दर पे 322 डुप्लीकेट नोट आरोपी के पास से रिकवर की गई है। जो चौथा आरोपी है वो मोहम्मद जमाल अब्दुल सत्तार शेख, उसने कुछ नोट भिगो के उसको नाश करने का ट्राई किया गया और कुछ नोट को जलाने की कोशिश की। तो इस तरह से चौथे आरोपी को अरेस्ट किया गया है। कैमरामैन सेक्रेटरी के साथ बलदेव ब्रह्मक क्षत्रिय, यूपी, यूके। सेंट्रल हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से गाइडलाइन जारी होने के बाद इबोला को लेकर के राजस्थान में भी अलर्ट है। राजस्थान का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन्होंने राजस्थान के लिए पर्टिकुलर गाइडलाइन जारी की है। समस्त अस्पतालों को इस बारे में निर्देश दिए हैं कि किस तरह से अगर कोई केस आता है या उसको लेकर के अगर कोई संदिग्ध मरीज होता है तो किस तरह से काम करना है। जयपुर की बात की जाती है तो जयपुर में भी एक डेडिकेटेड अस्पताल RUHS को इसी के लिए तैयार किया गया है कि अगर कोई मरीज इस तरह का देखने को मिलता है तो तुरंत उस अस्पताल में ले जाकर इलाज दिया जा सके। साथ ही जो अफ्रीकी देशों से लोग पहुंच रहे हैं, जयपुर एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग और उनके ऊपर खास निगरानी रखने के दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। जो राजस्थान का स्वास्थ्य महकमा है वो इसके ऊपर मॉनिटरिंग कर रहा है, इसके ऊपर ध्यान दे रहा है कि कोई मरीज इस तरह का यहाँ पर ना आए और अगर कोई संदिग्ध मरीज दिखाई देता है तो किस तरह की सावधानी बरतनी है, उसको लेकर के तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यानी कि राजस्थान के तमाम जो अस्पताल हैं सभी को ये निर्देश दिए हैं कि इस तरह के मामलों में किस तरह से सावधानी बरतनी है और उसको लेकर के फिलहाल स्वास्थ्य विभाग मॉनिटरिंग कर रहा है। सरकार के द्वारा एडवाइजरी जो है सभी राज्यों को भेजी गई, हमें भी प्राप्त हुई, उसी के अनुरूप राज्य में हम लोग काम करने के जा रहे हैं। एयरपोर्ट पे जो है जो अधिकारी हैं उनसे हमारी वार्ता हो गई है कि वो अपने लेवल पे क्या क्या स्क्रीनिंग करेंगे और उनको जो भी मेडिकल टीम की आवश्यकता होगी हम लोग उनको उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा हमने सारे हमारे ज़िले के जो अधिकारी हैं उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र में अगर कोई क्लस्टर इस तरह की बुखार या इससे संबंधित कोई मिलता है तुरंत जो है निदेशालय को सूचित करें।
वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ में शरद पुरोहित, जयपुर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।